दोस्तों, आज हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं और उसमें 8वीं अनुसूची को पढ़ेंगे। हम केवल 8वीं अनुसूची को ही नहीं पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि 8वीं अनुसूची की उपयोगिता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और राजभाषा और 8वीं अनुसूची में क्या संबंध है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुल मिला के एक पूरा पैकेज रहेगा भाषाओं से संबंधित। भाषा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि राजभाषा क्या है। राजभाषा, देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, सबसे पहले हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। क्या हमारे संविधान में कहीं राष्ट्रभाषा का उल्लेख है? बताइए। नहीं, हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। तो क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है? बिल्कुल नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं ये हम कह नहीं सकते, लेकिन आधिकारिक तौर पर तो हम नहीं ही है, ठीक है। तो हम आधिकारिक तौर की बात यहाँ करेंगे, अब भावनात्मक रूप से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या राजभाषा का कोई संविधान में उल्लेख है? हाँ, बिल्कुल है। तो राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 343 से 351, ये जो है ना, इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान 343 से, ठीक है, रुकिए, 334 लग गया गलती से, 343 से 351 राजभाषा का उल्लेख है यहाँ पे, लेकिन राष्ट्रभाषा का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं है। तो हमारी राजभाषा कौन है? क्या हिंदी हमारी राजभाषा है? बिल्कुल, हिंदी हमारी राजभाषा है। और कैसी हिंदी? वो वाली हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी हो। देवनागरी लिपि मतलब जैसे लिखते हैं आ ई का खा गा घा, या जो हम पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि है। अच्छा, वो वाली हिंदी है। तो हमारे हिंदी में जो अंक जो होते हैं ना, वो अंक कौन से हम हिंदी में मांग रहे हैं? हिंदी में जो अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले हिंदी में मान लो 6 को ऐसे लिखते थे, अब हम 6 को ऐसे लिखते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता है। जबकि लिपि कौन सी? लिपि में ये का खा गा ये वाली लिपि है, ठीक है। अंक वो हिंदी वाले, जो पुरानी हिंदी वाले जो अंक थे ना, ऐसे ऐसे करके कितना 8 को ऐसे करके बनाते थे, 7 को ऐसे लिखते थे, लेकिन अब जो हमारे यहाँ 7 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो यही वाला, ठीक है, अंक हमारे ऐसे होंगे। तो हिंदी कहाँ की राजभाषा है? हिंदी संघ की राजभाषा है। किसकी? संघ की राजभाषा है हिंदी, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है आधिकारिक तौर पर, ठीक है। क्या कोई सहायक राजभाषा भी है? बिल्कुल, अंग्रेजी हमारे देश की सहायक राजभाषा है। सहायक है मतलब राजभाषा की सहायक है। ये कहाँ उल्लेख किया गया है कि हिंदी हमारी संघ की राजभाषा होगी? ये अनुच्छेद 343 के 1 में इसका उल्लेख है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। किसे? 343 1 के अनुसार, ठीक है। तो अब आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है देश की कोई एक साझा भाषा हो, हमारे जैसे इतना बड़ा देश है उसकी कोई एक साझा भाषा हो। लेकिन क्या है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए, क्योंकि वो साझा भाषा नहीं। साउथ बेल्ट जो है वहाँ हिंदी का उपयोग नहीं है। हालांकि त्रिभाषा का एक सिद्धांत था, त्रिभाषा का सिद्धांत था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, ठीक है। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची की भाषाओं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची की भाषाओं को राजभाषा से कैसे अलग है या कैसे तुलना की जाए, तो हम समझते हैं। पहले हम जानेंगे संवैधानिक स्थिति। तो 8वीं अनुसूची की भाषाएं, उन्हें अनुच्छेद 344 और 351 में उल्लेख है। 351 में कहा गया कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए 8वीं अनुसूची की भाषाओं का उपयोग करेंगे। मतलब हिंदी को समृद्ध करना है। 8वीं अनुसूची जो भाषाएं हैं, इसमें कितनी भाषाएं? आज की डेट में 22 भाषाएं। जो शब्द हिंदी में थोड़ा कम पड़ रहा है उन्हें हम 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं से ले सकते हैं। ये 351 में स्पष्ट उल्लेख है। तो तुलना करते हैं संवैधानिक स्थिति, इसकी 344 351 पे है, जबकि उसको राजभाषा का पूरा 343 से 351 तक जो आर्टिकल है उसमें राजभाषा का उल्लेख है। अच्छा, ये संविधान के किस भाग में आती हैं ये बताओ आप? तो यह है संविधान के भाग
किस में आती हैं? भाषाएं 22 हैं, लेकिन भाग 22 में नहीं आती, भाग 17 में आती हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में 22 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 14 हैं। एक राजभाषा कौन सी है? केवल हिंदी है, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। अब इसका ये जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है? ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी भाषाई विविधता उसे संवैधानिक मान्यता देते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आप सभी ने यूपीएससी के बारे में सुना होगा, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो है उसमें लिखित परीक्षा होती है, मेंस की। कैसी होती है? लिखित। तो लिखित परीक्षा में 8वीं अनुसूची की भाषा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीदवार को उत्तर लिखने का विकल्प इन्हीं 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में आप उत्तर लिख, किसी भी भाषा में आप चाहोगे तो जो भी 22 भाषा में आप उत्तर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप चाहोगे हमें डोगरी में उत्तर लिखना है तो आप डोगरी में लिखो। आप मैथिली में उत्तर लिखना चाहते हो आप मैथिली में उत्तर लिख सकते हो। ये 22 भाषाओं की खूबसूरती है। तो देखिए, लेकिन राजभाषा क्या है? राजभाषा ऐसे दो हैं। दो प्रश्न पत्र हमारे आते हैं ना जो प्रीलिम्स में, या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, होता है नहीं। तो ये जो आता है ना, ये राजभाषाओं में है। ठीक है, इंग्लिश सहायक राजभाषा है। इसके अलावा इनका 8वीं अनुसूची की भाषा में और कहाँ उपयोगिता है? चलिए और बता देते हैं। जो ईवीएम है ना, ईवीएम के मतपत्र में भी इन्हीं भाषाएं आती हैं। ठीक है, जो यही 22 भाषाएं। इसके अलावा आपको जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी 8वीं अनुसूची की भाषाओं में दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं, उनमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे 8वीं अनुसूची की भाषाएं कहाँ कहाँ उपयोग होती हैं, आपको समझ में चला गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे राजभाषा का उपयोग कहाँ होता है? ये भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए, राजभाषा का उपयोग कहाँ होता है। तो सुनिए, संसद है ना हमारी, संसद न्यायपालिका है, या फिर इनमें कौन सी भाषा का उपयोग होता है? राजभाषा का। या फिर केंद्र को राज्य से, मान लो दिल्ली की सरकार को बिहार की सरकार से कांटेक्ट करना हो तो इसी राजभाषा में वो कर सकती है। ठीक है, और इसके साथ सबके अलग अलग अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक राजभाषा में। उम्मीद है आपकी राजभाषा और 8वीं अनुसूची की भाषा में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, समझ गए होंगे। क्योंकि अमूमन हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते। जब आप ये किसी चीज़ को जब एक साथ आप पढ़ते हैं, जैसे 8वीं अनुसूची की भाषाएं पढ़ रहे हो, वहीं आपको राजभाषा भी पढ़ लेना है, राष्ट्रभाषा भी पढ़ लेना है, क्लासिकल भाषाएं भी पढ़ लेना है। क्लासिकल भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी पढ़ लेना है। तो अभी हम क्या करते हैं, 8वीं अनुसूची की भाषा को अब डिटेल से पढ़ते हैं। राजभाषा को तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी। उसके बाद हम जब 8वीं अनुसूची की भाषाएं आप पढ़ लेंगे, फिर क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं उन्हें देखेंगे, उन्हें याद करना है हमें। उसके लिए एक ट्रिक है, केटीएम पुश बैग ऑफ केटीएम। तो ये लिखो आप केटीएम, ये केटीएम लिखा है, इधर भी केटीएम लिखा है, इधर भी केटीएम लिख दिया। ठीक है, अब इस केटीएम को पुश किया है। तो पुश कैसे किया? पुश ऐसे किया, नीचे पुश कर दिया, ये पुश कर दिया, फिर कर दिया बैग, पुश बैग ऑफ। ठीक है, ये इस प्रकार केटीएम पुश बैग ऑफ कर दिया। ठीक है, जैसे इसे जब पुश कर दिया गया तो इससे भी अब जब पुश कर देंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो क्या होगा, इसमें निकला, इससे निकला, इससे क्या निकला, इससे निकला 21 निकला। फिर क्या, 21 में 71 को जोड़ा, 21 में 71 को जोड़ा तो कॉमन बात है वो 92 हो जाएगा। कॉमन बात है ना, ये 92 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन लिख देना, KMN कॉमन लिख दिया। ठीक है, अब ये 92 हो जाएगा। तो जब आप जोड़ रहे हो तो जोड़ आप तभी पाओगे जब आपको बोर्ड मास की विधि आएगा। तो BDMS हो गया, BDMS हो गया। ठीक है, अब इसे लिखता हूँ, KTM, ये हो गया KTM। क्या कर दिया था, पुश किया था ना, अब इसे पुश करते हैं, KTM पुश बैग ऑफ, KTM पुश बैग ऑफ कर दिया। किसको? फिर से KTM को। तो हम दोबारा से यहाँ KTM लिख दे रहे हैं,
जस्ट ये वाला केटीएम ने इसे पुश बैक ऑफ यहाँ किया, एक मैकेनिकल चीज़ हम बना रहे हैं यहाँ पे, याद करने का एक तरीका बनेगा ये। जैसे पुश बैक ऑफ किया तो 21 ये निकला, ठीक है, 21 निकला। 21 में हमने 71 को जोड़ा, 71 को जोड़ा तो बराबर हुआ 92। तो ये कौन सी बात है, 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92 है, ये तो बात है कॉमन बात है। लेकिन जोड़ कब पाओगे, जब आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा, BDMS बोर्ड मास का रूल पता होगा। और ठीक है, ये कैसी बात है, कॉमन बात है, कॉमन बात है। ये आपकी 2200 भाषाएं लिख गई हैं। देखिए अब मैं एक एक करके सब भाषाएं आपको बताऊंगा, ऐसे ही आप लिख लेना, एक गणित की तरह एनालॉगी बनाना। जैसे मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने रक्षा टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही। तो इस वाले केस से जो पहला वाला केस है, इससे हो जाएगा क्या, कश्मीरी, और इससे हो जाएगा टी से तमिल, ये हो जाएगा मराठी, ठीक है। तो कश्मीरी, तमिल, मराठी ने क्या किया, पुश बैक ऑफ किया ना, तो इस पी से हो गया पंजाबी, ऊ से, ये ऊ है, ठीक है, ऊ है, पुश है ना, ऊ से उर्दू, एस से संस्कृत, एच से हिंदी, ठीक है, पुश हो गया। अब बैक ऑफ पे जाना है, तो बैक के बी से हो जाएगा बंगाली, ए से हो जाएगा बंगाल के पास में आसमीज। तो आपको ये ध्यान रखना, ये बंगाली आसमीज है, इसे हम हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज भी घोषित की हैं, तो पता होगा ना, बंगाली आसमीज। जी से गुजराती, ये ऑफ जो है ना, ऑफ, पुश बैक ऑफ, इससे हो जाएगा उड़िया, उड़िया। तो केटीएम पुश बैक ऑफ केटीएम, ये फिर से केटीएम केटीएम दो बार है, तो इस वाले केटीएम से हो जाएगा, इससे हो जाएगा कन्नड़, इससे हो जाएगा तेलुगु, इससे हो जाएगा क्या, मलयालम। ये साउथ की भाषाएं हो जाएंगी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये तीनों भाषाएं साउथ की हैं। जबकि इसमें साउथ की भाषा केवल कौन सी है, तमिल है, तमिल है साउथ की भाषा। इसमें इस पहले वाले केटीएम में केवल तमिल भाषा साउथ की है, और दूसरे वाले केटीएम जो है उसमें तीनों भाषाएं साउथ की हैं। हालांकि मराठी साउथ नहीं है, मराठी मिडिल इंडिया में माना जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये दक्कन का पार्ट था, ये साउथ नहीं है भाई, ठीक है। हालांकि आपको याद करना है, तो पहले, इससे पहले केस है कश्मीर, फिर तमिल, फिर मराठी, इनने केटीएम ने पुश किया। किसके केटीएम, दूसरे केटीएम में कौन सा होगा, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम को। मलयालम कहाँ की भाषा, मलयालम केरल की भाषा है, तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटका की भाषा है। पुश बैक ऑफ से आप समझ रहे हो, पी से पंजाब, ऊ से उर्दू, यू से उर्दू, और एस से संस्कृत, एच से हिंदी। तो पंजाबी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत, ये चारों भाषाएं पुश में आ जाती हैं। बैग में बंगाली, आसमीज और गुजराती आएगी, ठीक है। दो भाषाएं पूर्वी हैं बैग में, एक गुजराती पश्चिमी भाषा है, ठीक है। बंगाल और असम किधर है, पूर्व में, गुजरात पश्चिम में, और फिर उड़िया, ऑफ से उड़िया, फिर केटीएम, ये हो गई आपकी 14 भाषाएं। अब इसमें 8 भाषाएं जुड़ी, तो कैसे जुड़ी, जब केटीएम ने दूसरे केटीएम को पुश बैक किया तो उससे क्या चीज़ निकले, उससे निकला 21, उससे 21 निकला ना। तो 21 में संविधान संशोधन से क्या जुड़ा था, सिंधी भाषा, 21 में से सिंधी भाषा जुड़ा। फिर 21 में जब 71 को जोड़ा तो 92 हुआ, तो ये कॉमन बात है। तो जब 71 को 21 में 71 को जोड़ना कैसी कॉमन बात है, तो कॉमन से आप लिखो इस KMN, कॉमन से क्या लिखेंगे, कॉमन से लिखेंगे आप KMN। तो इससे कौन है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो हो गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये हो गई कॉमन बात, ठीक। KMN। सिंधी तो 21 में संविधान संशोधन से जैसे जोड़ी, तो फिर 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, उससे KMN भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ी। लेकिन ये आप तब जोड़ पाओगे जब आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा। तो 92 पर जो संशोधन है उससे 4 भाषाएं जुड़ी, बोर्ड मास, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो जो मैथिली और संथाली जो है कहाँ की भाषाएं हैं, ये बिहार की भाषा है। देखो मैथिली तो बिहार में, मिथिला बिहार में, वैसे संथाल जो परगना था ये भागलपुर के आसपास का था, आपने संथाल विद्रोह वगैरह पढ़ा होगा। तो मैथिली और संथाली जो भाषाएं हैं ये जुड़ी 92 संविधान संशोधन के तहत। जो है 71वां संविधान संशोधन है, ये देखो अब इतना आपने लिख लिया होगा, अब मैं समझा देता हूँ आपको। देखो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इसमें एक भाषा जुड़ी थी सिंधी, कौन सी, सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। तो मैंने आपको 21, 71, 92 बताया था, और 92 पर संशोधन हुआ था यहाँ।
जो 71वां 1992 में हुआ था, 92वां 2003 में हुआ था। इसमें भाषा जुड़ी थी वो थी कॉमन भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसमें जो भाषाएं जुड़ी थी वो BDMS, बोडमास, बोडो डोगरी, मैथिली, संताली। तो इतना आपको याद हो गया। KTM ने पुश बैक ऑफ किया किसको? KTM को। तो उससे क्या हुआ? 21 निकला। तो 21 निकला तो एक भाषा जुड़ी सिंधी। फिर इसने बिल्कुल ऐसे क्या किया, जब परमाणु भट्टी होता है ना, वो न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन टकराता है तो एक पूरा सीरीज बन जाता है, वैसे ही समझ ले 21 में क्या होगा, फिर 71 जोड़ा। तो जैसे 21 में 71 जोड़ा तो कॉमन सी बात है 92 बनेगा। तो कॉमन से 3 लैंग्वेज बनी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, 92 बना। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। फिर जब 92 बन चुका तो 92 खुद एक संविधान संशोधन बना, तो ये होगा 2003 में। इससे 4 भाषाएं निकली, बोडमास, BDMS। इतना सब कुछ गणित प्रक्रिया जानने के लिए आपको बोडमास का रूल पता होना चाहिए। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब मैंने आपको याद करा दिया, 22 के 22 भाषाएं। अब ये 22 भाषाएं याद हो गई। अब आपको क्या करना है, 11 क्लासिकल लैंग्वेज और हैं। ठीक है, कितनी है? 11। इनके बारे में हम समझते हैं। और ये क्या है ना, अब मुझे एक बात बताइए, क्या सभी अभी जो वर्तमान में 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, क्या ये सभी के सभी 22 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं? तो नहीं है। ये जो आपने KTM, पुशबैक ऑफ KTM, कॉमन और बोडमास पढ़ा है और सिंधी भाषा पढ़ी है, इसमें ये 11 में से 11 नहीं बल्कि 9 जो क्लासिकल भाषाएं इसी 22 में आती हैं। ठीक है, 2 भाषाएं नहीं आती हैं। 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो नहीं आती हैं? पाली और प्राकृत। देखिए क्या है सिस्टम। क्लासिकल लैंग्वेज को आप समझिए। क्लासिकल लैंग्वेज अभी तक थी कितनी? 6, लेकिन 2024 में 5 भाषाएं और जोड़ के 11 हो गई। तो ये 11 जो भाषाएं हो गई, ये सब कर कौन रहा है? ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय। वो ये सब काम कर रहा है, कौन सी क्लासिकल भाषा होगी, कौन सी नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ, 22वीं अनुसूची की भाषाएं और क्लासिकल भाषाओं में क्या अंतर है, पहले आपको वो समझना है। 22वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं वो क्या होता है, संविधान में उनका प्रावधान होता है। संविधान में कहाँ प्रावधान होता है? तो भाग 17 आपने सुना है, 343 से 351 तक जो आर्टिकल है, इनमें जो 22वीं अनुसूची की भाषाओं का प्रावधान होता है, उसमें भी 344 और 351 आर्टिकल में है, खास तौर पर 344 और 351 में। ठीक है, ये आपको समझ में हो गए। लेकिन यही क्लासिकल भाषाएं ये कोई संविधान में प्रावधान के आधार पर नहीं बनती हैं। देखो भाई, संविधान में प्रावधान तो हम लोग संसद में संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है या फिर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना जो क्लासिकल लैंग्वेज को उत्पन्न कर दे। क्लासिकल लैंग्वेज की होने की जो शर्तें हैं वो बहुत टफ हैं। वो शर्तें पता क्या हैं? ये जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं तो राजनीतिक इच्छा शक्ति से बनती हैं। जिस दल की अच्छा बहुमत है या फिर जहाँ की जनता ने कहा कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दो, कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जनता या कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई ठीक हमारी भाषा को क्लासिकल भाषा बना दो। नहीं, क्लासिकल भाषा बनने के लिए उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसका कुछ मानक होता है। तो उस मानक को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज तभी बन पाएगी जब उस भाषा का प्रारंभिक पाठ या लिखित इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना हो। अब बता, कोई भाषा इतनी पुरानी नहीं होगी तो क्या जबरदस्ती उसे क्लासिकल लैंग्वेज बना देंगे? नहीं बना देंगे। एक बात ये तो प्रारंभिक इतिहास की बात करी गई, प्राचीन इतिहास। अब इसका प्राचीन साहित्य भी कितना पुराना हो सुन लीजिए। आपको एक बात बताएं, सबसे पुरानी भाषा हम लोग मानते हैं संस्कृत, लेकिन भाई क्लासिकल लैंग्वेज की बात की जाए तो तमिल उससे पहले स्थान पे आई थी। संस्कृत से पहले तमिल बनी थी क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका प्राचीन साहित्य होना चाहिए, मतलब भाषा में प्राचीन साहित्य तो ग्रंथ होने चाहिए, और जिन्हें वक्ता अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्सा माने। समझे? मतलब कोई भाषा क्लासिकल तभी होगा जब उसमें प्राचीन। आप बताओ, पाली और प्राकृत जो है इनमें काफ़ी प्राचीन साहित्य हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के हैं कि नहीं? तो इन लोगों को, इन भाषाओं को हमने 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। लेकिन क्या पाली और प्राकृत 8वीं अनुसूची की भाषाएं? नहीं है 8वीं अनुसूची की भाषाएं। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए? मौलिकता होना चाहिए। मौलिकता आप समझिए, मौलिकता क्या होता है? मौलिकता ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ है, ये कहते हैं ना, ये फंडामेंटल होता है। मतलब ये भाषा, ये जैसे तमिल भाषा है उसमें अपनी मौलिकता है। ये ऐसा थोड़ी है कि संस्कृत से निकल के बन, ऐसा नहीं। उसकी अपनी एक मौलिकता है, उसमें 15 से 2000 साल पुराने साहित्य है,
कई ग्रंथ लिखे हुए हैं तमिल, जैसे तोलक के पीएम वगैरह आपने पढ़ा होगा, जो संगम साहित्य पढ़ा होगा। और इस भाषा कैसी होती है, असातत्य होना चाहिए। असातत्य का मतलब होता है, जब आपने सतत विकास पढ़ा है ना, वैसे ही वो होता है असातत्य। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, असातत्य होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि उसकी जो भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के आधुनिक रूपों में जो भाषाएं बनी है उनमें स्पष्ट अंतर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असातत्य का मतलब होता है सतत, डिसकंटिन्यूटी, मतलब सतत नहीं होना चाहिए। सतत से क्या होता है, चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ मिलने की बात नहीं करें, उसमें स्पष्ट अंतर दिखाई देना चाहिए। और इन मानदंडों का मूल्यांकन कौन करेगा? अब आप कह दोगे नेताजी ने कह दिया हमारी भाषा 2000 साल पुरानी है, उसमें प्राचीन साहित्य भी है, उसमें मौलिकता भी, उसमें असातत्य है, चारों बिंदु जोड़ दिए, नेताजी ने कह दिया। ये नेताजी के कहने से हिसाब से नहीं होगा। एक एलईसी होता है, एलईसी अर्थात भाषा विशेषज्ञ समिति। ठीक है, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट कमेटी, एलईसी आप मानिए। ये भाषा विशेषज्ञ समिति इन मानदंडों का मूल्यांकन करती, तब कोई भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बनती। बताइए कितनी जटिल प्रक्रिया है। कोई बन ही कैसे जाएगी अगर वो 2000 साल पुरानी नहीं है? कोई बन ही कैसे जाएगी कोई भाषा यदि उसमें कोई प्राचीन साहित्य नहीं लिखा है, उसकी अपनी मौलिकता नहीं है, उसमें असातत्य नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, असातत्य। इससे समझ लेना, ये महत्वपूर्ण अंतर करती है अपनी आधुनिक भाषा से। शास्त्रीय भाषा और उसके बाद की आधुनिक रूपों की भाषा में स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर होना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। देखिए, भले ही पाली और प्राकृत 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर क्लासिकल भाषा, अभी 11 हैं, 11 से आगे भी बढ़ सकती हैं, हो सकता है, हर क्लासिकल भाषा 8वीं अनुसूची की भाषा हो सकती है। लेकिन 8वीं अनुसूची की हर भाषा क्लासिकल नहीं हो सकती। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब मान ले कोई भाषा है, मान लो, किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं, उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। 8वीं अनुसूची की कोई भाषा है, मान लो पंजाबी है, पंजाबी है, 8वीं अनुसूची की भाषा है। ठीक है, अब ये पंजाबी भाषा मान लो इसका 2000 साल पुराना साहित्य नहीं है, 2000 साल पुराना इसका साहित्य नहीं है, तो भले ही ये 8वीं अनुसूची की भाषा है, लेकिन ये कभी भी क्लासिकल भाषा नहीं बन सकती। ठीक है, और जबकि पाली और प्राकृत जो हैं अभी, जो भले ही 8वीं अनुसूची में नहीं है, भले ही 8वीं अनुसूची में नहीं है पाली और प्राकृत, लेकिन हमारी सरकार चाहे तो इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। लेकिन हमारी सरकार चाहे भी ले तो भी पंजाबी को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल नहीं कर सकती। ऐसा हम उदाहरण देके मान रहे हैं। यदि वो उन मानदंडों पर पूरा नहीं कर, तो फिर कौन चाहेगा जब ये पूरी होगी? जब एलईसी यदि कह देगा कि पंजाबी का साहित्य 1500 से 2000 साल पुराना है, इसमें मौलिकता है, इसमें असातत्य है, इसमें साहित्य वगैरह हैं, इनका इतिहास है, तो ये फिर पंजाबी बन जाएगी। जब तक एलईसी नहीं कहेगी तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से नहीं बनता। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब ये जानते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में बनी, कौन सी? तमिल। पहले 6 ही थी, 2024 से 5 और जोड़ के 11 हो गई। फिर 2004 के बाद 2005 में आई संस्कृत। तो कई लोग समझते हैं संस्कृत पहले बनी होगी, नहीं, संस्कृत तमिल के बाद में क्लासिकल लैंग्वेज बनी। फिर कर्नाटक की एक भाषा है कन्नड़, ये उसके भी 3 साल बाद 2008 में आई, 2008 में। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ हो गया। अब बचा तेलुगु और मलयालम। तो तेलुगु भी 2008 में आई, मतलब कन्नड़ और तेलुगु 2008 में आई। मलयालम जो है ना, केरल की भाषा है, केरल की, और ये कब आई? 2013 में आई। और उड़िया जो है, उड़िया 2014 में बनी क्लासिकल लैंग्वेज। उड़ीसा की जो भाषा है ओडिया, ये ओडिया बोलते हैं, ओडिया। ठीक है, ये तो हो गई 6 भाषाएं। 5 भाषाएं फिर और जोड़ी हैं, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं। आप भारत के पूर्व में जाइए, पूर्व में, वहाँ आपको 2 राज्य मिलेंगे, एक बंगाल मिलेगा और एक असम मिलेगा, और उसी से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ बिहार मिलेगा। ठीक है, तो बंगाल की बंगाली, आसाम की आसमी, और बिहार में जो भगवान बुद्ध और भगवान जैन की बातें होती थी, महावीर की, यहाँ से आपको 2 भाषाएं मिलेंगी। पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, प्राकृत का यूज इसमें किया गया है जैन धर्म में। ठीक है,
तो पाली और प्राकृत कब की थी? बुद्ध काल और जैन काल की बात भाषाएं दो, ये बिहार की भाषाएं मान के चलो, पाली और प्राकृत ये दो, और उसी से सटे हुआ बंगाल और असम, बंगाल और असम, यहाँ बंगाली और आसमीज, ये भाषाएं होंगी 4 भाषाएं। अब बची 5वीं भाषा कौन सी है? हालांकि 5वीं भाषा है मराठी, मराठी। तो ये हो गई 5 भाषाएं जो 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज में जोड़ी गई। पहले से 6 थी तो 6 5 हो गई 11। ठीक, 11 भाषाएं हैं किसमें? क्लासिकल में। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया, पूरी भाषा हमने लगभग कंप्लीट कर दी, हर चीज़ हम समझ गए। लेकिन जो लोग चाहें तो इतना ही देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आर्टिकल देखना हो तो हम आगे आर्टिकल के बारे में देखते हैं, क्योंकि मेरा ये रहता है कि एकदम ऐसा पैकेज हो जाए कि उसके बाद हमें उस चीज़ में कोई छूट ना जाए चीज़। तो 343 जो आर्टिकल था ये राजभाषा का निर्धारण करता है। हम 343 से 51 भाग 17 में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, राजभाषा का निर्धारण कौन कर रहा है? 343। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी मतलब का खा गा घा। ठीक है, ये। और अंक कैसे हो? अंक होंगे अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे, 1 2 3 4 ये वाले अंक होंगे। ठीक है, इसमें और क्या है? ये कब तक रहेगा? 343 में ही है कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष तक, यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसके बाद 15 वर्ष तक क्या होगा? अर्थात 1950 से 1965 तक, 15 वर्ष जोड़ दो, 50 और 15 65 हो गया। 65 तक अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा होगी। ये प्रावधान था 343 में। अब लोग समझते हैं हिंदी अकेली राजभाषा, नहीं भाई, अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है। ठीक है, अब आते हैं 344 पे। ये क्या कहता है? फिर मैं एक बता दूंगा ये किस किस से संबंधित है। ये 344 में आते हैं। ये क्या कहता है? ये राजभाषा आयोग और संसदीय समितियों की बात करता है। राजभाषा आयोग और संसदीय समितियां। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें है कि राष्ट्रपति जो है संविधान लागू होने के 5 साल बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा नियुक्ति? तो आपसे पूछेंगे, राष्ट्रपति करता है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और आयोग की जो सिफारिशें हैं संसद की एक समिति को भेजी जाएंगी। मतलब राजभाषा आयोग को आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति कर दे रहा है गठित, और राजभाषा आयोग क्या करेगा? चना थोड़ी खाएगा, वो कुछ ना कुछ सिफारिश देगा। जब वो सिफारिश देगा तो किसको देगा? तो संसद की एक समिति को देगा, समिति को। और संसद की समिति में कौन कौन होगा? तो संसद की जो समिति होगी उसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 20 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, उन्हें भेजी जाएगी। तो 30-20 कितना होगा? 50 होता है। आप कहोगे लोकसभा के ज़्यादा क्यों होते हैं? लोकसभा में मेंबर भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? ये कहा ऐसी समिति बन रही है, तो उसका उद्देश्य है जो है हिंदी का विकास और अंग्रेजी की जो प्रयोग हो रहा है हमारे यहाँ उसकी स्थिति का मूल्यांकन करना। ये तो इसका उद्देश्य है, हिंदी का विकास और अंग्रेजी के प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करना उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य का कारण क्या? इसका कुछ महत्व है, इससे हमें एक लाभ मिलता है। हम केंद्र जो हमारे यहाँ है, केंद्र और राज्य, इनके बीच भाषाई समन्वय बना रहे। ठीक है, इसलिए हमारा आर्टिकल 344 क्या कर रहा है? हमारे केंद्र और राज्यों के बीच भाषाई समन्वय बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? एक राजभाषा आयोग का नियुक्त करता है। वो राजभाषा आयोग कुछ सिफारिशें देता है। किसको देता है? संसद की एक समिति को देता है। उस समिति में 30 लोकसभा के और 20 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और हिंदी के विकास और अंग्रेजी के प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करता है ताकि इनके बीच समन्वय बना रहे। ठीक है, ये हो गया 344। समन्वय को आप 3 4 4 याद करते, 4 और 4 बराबर होते हैं ना, इसलिए समन्वय ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं 345 आर्टिकल। ये क्या कर रहा है? ये हमें राज्य की राजभाषा के बारे में बताता है। इसके क्या प्रावधान है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे बिहार हो, अपनी विधानसभा द्वारा कानून बनाकर अपनी राजभाषा निर्धारित कर सकता है। ठीक है, मतलब तमिलनाडु को यह अधिकार दिया कि वो तमिल को अपनी राजभाषा बना सकता है। हालांकि संघ की राजभाषा कौन सी है? संघ की राजभाषा हिंदी है। तो तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है? तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है, क्योंकि 345 ने उनसे ये कहा है कि 3 की चलेगी, 4 की और 5 की भी। इसे आप याद रखो, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। मतलब प्रत्येक राज्य अपनी विधानसभा से कहे कि भाई आप कानून बनाओ और राजभाषा अपनी बना लो। ठीक है, लेकिन जब तक राज्य कोई प्रावधान ना करे तब तक अंग्रेजी राज्य की राजभाषा बनी रहेगी। इनका कुल मिला के जैसे था तमिलनाडु का मामला था,
तमिलनाडु की सरकार ने जब तक कोई प्रावधान नहीं किया तब तक वहाँ की राजभाषा कौन थी? अंग्रेजी थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? अपनी विधानसभा के माध्यम से तमिल को राजभाषा बनाया। ठीक है। कर्नाटक वालों ने कन्नड़ को राजभाषा बना लिया और उत्तर प्रदेश वालों ने, यूपी वालों ने हिंदी को राजभाषा बना लिया। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये हो गया 345, मतलब सबको ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 346 पे। 346 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या है? इसमें केंद्र और राज्य के बीच संचार की भाषा, मतलब ये तो ठीक हो गया। तो इसमें क्या प्रावधान ये था कि केंद्र और राज्य के बीच संचार होगा, उसकी भाषा हिंदी होगी। लेकिन जब तक राज्यों के बीच सहमति ना हो तो अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकती। अब जैसे मान लो केंद्र है दिल्ली, दिल्ली को यूपी के साथ संवाद करना है तो वह हिंदी में कर लेगा। ठीक है, हिंदी में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं तमिलनाडु के साथ अगर संवाद स्थापित करना हो तो केंद्र कैसे करेगा? ये 346 ने इसका जवाब ये दिया कि यूपी के साथ आप हिंदी में कर सकते हो, लेकिन तमिलनाडु की इच्छा नहीं है, उसकी सहमति नहीं है, तो अंग्रेजी को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकार को एक दूसरे से संवाद करना है तो वो हिंदी में नहीं हो पाएगा संवाद, क्योंकि तमिलनाडु वालों को हिंदी उतनी आती नहीं, तो वो अंग्रेजी में ही प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी अनुमति कौन देता है? 346 देता है। वहीं यूपी को बिहार के साथ संवाद स्थापित करना है तो वो हिंदी में कर लेगा। इसका जवाब 346 ने दिया है। ठीक है, अब 347 पे आते हैं। 347 पे ये क्या करता है? ये 347 की बात करता है। किसी भाषा को कैसे मान्यता देना है ये बता रहा है। इसमें क्या प्रावधान है? यदि किसी राज्य के नागरिकों को पर्याप्त, मतलब ऐसे समझिए आप, देखो इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा एक राज्य है, तो हरियाणा के नागरिकों को मतलब राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पंजाबी भाषा है ना, उसे आधिकारिक दर्जा दे दिया जाए। तो क्या हो, पंजाबी जो भाषा उसे हरियाणा में मान्यता मिल जाएगी। समझ गए? मतलब यदि किसी राज्य के नागरिकों का पर्याप्त हिस्सा राष्ट्रपति से निवेदन करे कि किसी भाषा को राज्य में आधिकारिक दर्जा दिया जाए तो राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हरियाणा के लोग गए कि हमें पंजाबी भाषा चाहिए, राष्ट्रपति से बोले तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, पंजाबी तुम्हारी आधिकारिक भाषा हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मान्यता दे सकते हैं। ये 347 की बात कर, मतलब एक दूसरे से जोड़ने, 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है ना, तो जोड़ता है एक दूसरे को। मतलब आप चाहो तो तमिलनाडु को भी अपने यहाँ की राजभाषा बना सकते हैं ताकि नॉर्थ साउथ के बीच अच्छा कनेक्शन बन जाए। ठीक है, अब आते हैं 3, 4, 8 की बात करते हैं। देखो वहाँ तक तो हमने सब रिलेट किया था, 343, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 4, 7, लेकिन इसमें मैं कुछ रिलेट नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये ऐसी चीज़ है जहाँ हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो जहाँ हम लोग नहीं बदल सकते हैं वो समझो वो न्यायपालिका की बात हो रही है, जहाँ हम लोगों का बस नहीं चलता, कुछ ज़्यादा किया तो न्याय अब मानना आप जानते ही हैं। तो अब 348 को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें न्यायपालिका और विधायी भाषा का बात कही है। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें संसद के अधिनियमों में प्रयोग की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी। मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और संसद का जो एक्ट होता है ना, अधिनियम जो हम लोग बनाते हैं कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम, ऐसा हम बनाते हैं ना अधिनियम, तो उसमें कौन सी भाषा होगी? उसमें अंग्रेजी होगी। और ये बात कौन कहेगा? 3, 4, 8 में। मतलब यहाँ मैं कोई कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये अंग्रेजी की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ कनेक्शन नहीं बना सकता। ठीक है, नहीं तो न्यायिक अवमानना लग जाएगी। ठीक है, और राजस्थान हाई कोर्ट है ना, राजस्थान हाई कोर्ट, उस राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई, हम हिंदी को अनुमति दे रहे हैं, तो वो हिंदी को भी अनुमति दे सकता है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट में हिंदी का अनुमति है, बाकी जगह अंग्रेजी ही ज़्यादातर, सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी ही चलती है। और संसद में कोई अधिनियम हो वहाँ क्या चलता है? वहाँ अंग्रेजी चलती है। अब कोई राज्य है, जैसे तमिलनाडु राज्य है, वो तमिल को, उसमें जो होता होगा कोई संशोधन वगैरह वो तमिल में होते होंगे। ठीक है, तो ये 3, 4, 8 आर्टिकल 348 की बात होगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 349 पे। अब ये भाषाई कानूनों पर रोक लगाने की बात करता है कि अब हमने बहुत कछु तुम लोगों को छूट दे दी, लेकिन अब मैं रोक भी लगाऊंगा। ये रोक क्यों लगाए थे? ये रोक इसलिए लगाई थी ताकि हमारे भारत में भाषाई स्थिरता बनी रहे, भाषा के पीछे लड़ाई झगड़ा ना हो।
तो क्या प्रावधान था इसमें, संसद संविधान लागू होने के पहले पहले 15 वर्षों तक, जो 15 वर्षों की बात चली थी ना 1950 से 1965 तक, तो संसद ने क्या किया था, संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों तक भाषा संबंधी कोई नया प्रावधान बनाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की अनुमति की बात कही थी कि अगर आप भाषा संबंधी कोई प्रावधान ला रहे हो तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति की सिफारिश लेना होगा। मतलब एक रोक लगाई थी, पहले राष्ट्रपति से पूछ लो। तो भाषा पर रोक लगाई 349 ने। ठीक है, अब चलते हैं हम 350 में। 350 में अलग अलग पार्ट हैं, वो हम समझेंगे। अब नागरिकों को, हम जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं ना, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, कोई राज्य का नागरिक होता नहीं है। हम ये कहाँ से लिए हैं सिंगल सिटीजनशिप, ये हम ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, तो नागरिकों की भाषा संबंधी अधिकार किसमें, 350 में। अब ये हम लोगों की बात हुई, गरीब लोगों की, 350 में। ठीक है, ये क्या कह रहा है, किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी कार्यालय में अपनी भाषा में शिकायत या प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। मतलब अगर मैं तमिलनाडु का व्यक्ति हूं तो मैं अपनी शिकायत तमिल में ही दूंगा। ठीक है, भले मैं दिल्ली में जाके अपनी शिकायत करता हूं, लेकिन ये नहीं कि दिल्ली में आए हो तो आप अंग्रेजी ही, नहीं भाई, तमिल में भी मैं शिकायत कर सकता हूं। ये तो 350 में प्रावधान है। 350 के ए में क्या प्रावधान है, इसका ABCD चलता है। ठीक है, ए में क्या प्रावधान है, प्राथमिक शिक्षा जो होगी मातृभाषा में दिया जाएगा। ठीक है, 350 ए के में प्रावधान है, राज्यों पर उत्तरदायित्व है कि वे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का प्रयास करें। और विशेष रूप से किसके लिए था, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए थी। अल्पसंख्यक जो भाषाएं थी उनकी जो मातृभाषा होगी उसमें दीजिए। अगर उड़ीसा में है तो उड़िया में दीजिए, मतलब मातृभाषा में। 350 ए में। अब आते हैं 350 बी में। 350 बी में ये भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की बात करता है। राष्ट्रपति जो है एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की देखरेख करेगा। और यह अधिकारी क्या करेगा, यह अधिकारी फिर अपनी जो रिपोर्ट बनाएगा देखरेख के बाद वो राष्ट्रपति को सौंप देगा। तो किसको रिपोर्ट सौंपता है 350 बी के तहत, राष्ट्रपति को, कि संसद को, कि राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। 350 बी के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। कौन सौंपेगा, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी, जिसे हम लोग बोल रहे हैं विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब आते हैं 351 पे। ये हमारा फाइनल हो जाएगा अपने यहाँ से। ये हिंदी भाषा के विकास की बात कही। मैंने कहा था ना 344 और 351 विशेष रूप से 8वीं अनुसूची की भाषा का उल्लेख है, तो ये आ गया 351। यहाँ क्या क्या कहा गया कि केंद्र सरकार जो है ना, दिल्ली की सरकार, उसका कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। ये किसका कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है। क्यों करे भाई, इसलिए करे क्योंकि यह जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ जोड़ी जाएं। और ये कैसे जोड़ी जाएं, आप कहाँ से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ लाएं, तो इनने कहा है कि यह 8वीं अनुसूची की भाषाओं से शब्द ग्रहण करके इसे और समृद्ध करो। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। क्या 8वीं अनुसूची में इंग्लिश को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, अंग्रेजी को, बताइए? नहीं भाई। जो मैंने एक ट्रिक बताई है, KTM पुशबैक ऑफ KTM, कॉमन और बोर्ड मास, इसमें कहीं भी इंग्लिश का उल्लेख नहीं है। मतलब 8वीं अनुसूची में इंग्लिश भाषा नहीं है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि 351 के माध्यम से हम हिंदी को पता क्या बनाना चाहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका मतलब लिंगुआ फ्रैंका ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि उसका आदमी का नाम है होमो सेपियंस, वैसे ही लिंगुआ फ्रैंका बनाना चाहते हैं। कहते नहीं है भाई फ्रैंक होके बोलो, फ्रैंक होके बोलो, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, फ्रैंक मतलब हर जगह चल जाए, हर जगह चल जाए। मतलब हिंदी को हमें लिंगुआ फ्रैंका बनाना है। ये कौन कह रहा है, ये अनुच्छेद 351 कह रहा है। अब इतना तो आप समझ गए, लेकिन दिमाग का खिचड़ी हो गया 343 से 351 में। तो इस खिचड़ी को कैसे समेटें, देखो ऐसे समेटो। 343 से 347 तक जो बात कही गई ना, वो आधिकारिक और प्रशासनिक ढांचे की बातें की गई। वहीं 348 और 349 में बात की गई, वो काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। तो 348 में जो भाषाएं हैं वो न्यायपालिका और विधायी भाषाओं की बात की गई। 349 में भाषाओं के रोक की बात की गई। तो 343 से 347 तक जो भाषाएं हैं वो कैसी हैं, आधिकारिक हैं और प्रशासनिक ढांचे की बात की गई। जबकि 48 49 में न्यायपालिका और विधायी भाषा की बात की गई। अब बचा 50 और 51। तो 350 से 350 ए और 350 बी,
इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई है इसमें, ठीक है। और 351 में कहा गया हिंदी का विकास और राष्ट्रीय एकता कभी होगी, कब होगा, जब हिंदी कैसी होगी, लिंगुआ फ्रैंका होगा। और ये कैसे होगी, 8वीं अनुसूची की भाषाओं से समृद्ध होगी, ठीक है। मैं ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से थोड़ा और पढ़ाऊंगा आपको। 300 याद कराना मेरा कर्तव्य है। 343 क्या संघ की राजभाषा है, हिंदी है, देवनागरी है, अंग्रेजी को 15 साल के लिए माना था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फाउंडेशन बन रहा है भाषा का, ठीक है। फाउंडेशन अनुच्छेद कौन सा, 343, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी 15 साल तक चलेगी, ये था शुरुआती तौर पे। फिर आया 344 आर्टिकल, इसमें बात की गई राजभाषा आयोग की बात की गई और संसदीय समिति की बात की गई। मतलब भाषा नीति जो है उसकी निगरानी कैसे होगी, तो राष्ट्रपति राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के माध्यम से भाषा नीति की निगरानी करेगा। ये बात हो गई 343-44। अब आते हैं 345। इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें राज्यों को स्वतंत्रता दी थी कि आप अपने जहाँ जो मर्जी भाषा को अपने यहाँ की राजभाषा बनाते हैं। उसी में तमिलनाडु ने तमिल को, कर्नाटक ने कन्नड़ को बनाया, जबकि यूपी ने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया। तो भाषा इसमें क्या 345 में क्या किया गया, 45 में राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है। अब 346 में आते हैं। 346 में क्या कहेगा, जब केंद्र और राज्य के बीच संचार होगा तो कैसे होगा, यूपी का तमिलनाडु के साथ संचार होगा तो कैसे होगा। तो प्राथमिकता तो हिंदी को देना है, लेकिन तमिलनाडु चाहे तो अंग्रेजी में भी संचार कर सकता है। तो ये 346 में कह दिया। 343 से 347 तक ही था ना, अब बचा 347। इसमें किसी भाषा को राज्य में मान्यता दिलवाना है। तो हमने क्या कहा था, ये किसके राज्य में मान्यता, राष्ट्रपति के पास जाएंगे हरियाणा के नागरिक और कहेंगे हमारे पंजाबी को हमारे यहाँ भाषा का मान्यता दो, ठीक है। पंजाबी को भाषा की मान्यता कौन मांग रहा है, हरियाणा के नागरिक। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि उसे मान्यता दे सकते हैं। ये तो हो गया ये। क्या अब मैंने कहा था 348 और 349 है, यहाँ मेरा बस नहीं चलेगा भाई। तो बस कहाँ नहीं चलता, बस वहाँ नहीं चलेगा जहाँ जुडिशरी की बात हो रही है। तो अंग्रेजी को प्रधान भाषा माना गया, प्रधान भाषा, ठीक है। 349 में भाषा पर रोक लगाई गई कि भाषा संबंधी कोई कानून पर कोई काम करना होगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है, ठीक है। 349 में 350 और 350 ए और 350 बी, 350 ए और बी, ये 3 अनुच्छेद हैं, 350, 350 ए, 350 बी, ठीक है। इसमें क्या किया गया, 350 में कहा गया कि नागरिकों को भाषा के अधिकार से संबंधित अर्थात लोकतांत्रिक सुरक्षा की बात कही गई है, ठीक है, लोकतांत्रिक 350 में। वहीं 350 के ए में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी मातृभाषा में देंगे। मतलब फोकस तो अल्पसंख्यकों पर था पर स्पष्ट नहीं किया गया। वहाँ 350 बी में स्पष्ट कर दिया गया कि भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। अर्थात अल्पसंख्यकों के लिए 350 ए और 350 बी। अब आते हैं 351 में कही गई हिंदी को लिंगुआ फ्रैंका बनाएंगे। लिंगुआ फ्रैंका, उससे आप याद रखना 351, ये राष्ट्रीय एकता की बात करता है। ये कहता है 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उन्हें लो और हिंदी को समृद्ध करो, सब भाषाओं का निचोड़ हिंदी बना दो, अर्थात हिंदी को लिंगुआ फ्रैंका बना दो। तो उम्मीद है आज आप राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 सब समझ गए होंगे, और ये 8वीं अनुसूची की भाषा, इनसे संबंधित अनुच्छेद 344 और 351 इन्हें समझ गए होंगे। 2 क्लासिकल भाषा को समझ गए होंगे। क्लासिकल भाषा कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार की मनमर्जी हुई तो किसी भाषा को क्लासिकल भाषा बना दे, नहीं भाई। एलईसी इस पर पूरा परीक्षण करती है कि उसमें असातत्य ना हो, वो 1500 से 2000 साल पुराना उसमें साहित्य हो, उसका काफ़ी प्राचीन इतिहास हो, ये सब चीज़ों पे उसका खरा उतरना पड़ेगा, तब वो कोई भाषा क्लासिकल भाषा बनेगी। तो सभी 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं क्लासिकल भाषाएं नहीं बन सकती हैं। मैंने पंजाबी का उदाहरण देके आपको समझाया था कि पंजाबी को अगर सरकार चाहे भी ले, अगर उससे 2000 साल पुराना साहित्य नहीं मिलेगा तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बना सकती, ठीक है। लेकिन कोई भी सभी क्लासिकल भाषा को 8वीं अनुसूची की भाषा बनाया जा सकता है। सरकार चाहे तो पाली और प्राकृत को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर ही सकती है, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। तो ये तो सरकार की इच्छा पर निर्भर है। तो मतलब 8वीं अनुसूची की भाषा कौन होगी ये तो सरकार डिसाइड करती है, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज कौन होगी ये सरकार नहीं, एलईसी डिसाइड करेगी, अर्थात भाषाई विशेषज्ञ समिति, ठीक है। और उसके कुछ मानदंड हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, क्लासिकल लैंग्वेज और 8वीं अनुसूची की भाषा। आपको सब याद करा दिया। उसकी एक ट्रिक भी थी, केटीएम पुशबैक ऑफ केटीएम। और उसके बाद क्या, जब
पुशबैक किया KTM को, तो उस पर क्या निकला 2171, और 2171 को जोड़ के बनाया हमने 92। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन 1992 से हमने किसको, कॉमन को, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को भाषाएं बनाए। 92 संशोधन 2003 से हमने बोर्ड मास की बात की गई, बोडो डोगरी मैथिली संचालित। उम्मीद है भाषा का फुल पैकेज कंप्लीट हो गया। अगर कोई आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।